देखिए भैया, मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो ये ब्रांच होती है साइंस के जिसके जिसके अंदर हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनके कुछ वेरिएबल्स को लेके, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है। उसमें एक टर्म आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसे दो सिस्टम को कहते हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, तो ऐसी दो सिस्टम जिनकी हर चीज, तीनों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे दो सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर मैंने बताया था भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम दोबारा मैं बोल रहा हूं, ऐसे दो सिस्टम को कहते हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सिस्टम के अंदर के एटम और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता टाइम के साथ। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल, ओ सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने इस चैप्टर में आपको बता रहा यार। हाँ, ग्राफ ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लियो। ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम था, इंडिकेटर डायग्राम नाम से, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम के नाम से मैंने बताया था आपका। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन बिटवीन क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। वो कुछ इस तरीके, अच्छा आपको बता दूं, एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दो तो आपको ये रिलेशन क्या मिलेगा, पीवी इक्वल्स टू में एन आर। और ये क्या हो गया, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट का रखा है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यानी पी इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, वी। यानी पी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, वी होगा। ठीक है भैया। अब एक चीज देखिए भैया, ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा इस रिलेशन के हिसाब से तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इसे कहते हैं भैया एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसे, एक्सपेंशन। और यदि आपका वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसे क्या कहते हैं भैया, कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है। और इस केस में आपका ग्राफ, पीवी डायग्राम जो होता है आपका, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, अगर आपको याद होगा। ठीक है। एक्सपेंशन में ग्राफ नीचे आता है, नहीं प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। कौन दे, ठीक है। और एक्सपेंशन में क्या होता है, ग्राफ आपका ऊपर जाता है ना? यानी आपको क्या हुआ है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, फिर हमने देखा तब ये एरिया क्या देगा, इसका एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। तो एरिया ऑफ पीवी डायग्राम किसके बराबर होता है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन के बराबर होता है। अच्छा, ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, एक्सपेंशन में। और ये वर्क डन नेगेटिव कब होगा, कंप्रेशन में। ठीक है। और ये ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इसका एरिया, पीवी डायग्राम का एरिया कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है। ये पी है, ये वी है ना। ये ग्राफ इस तरीके से आया था, ये क्या हुआ ये बताना। यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, V1 था, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। मैंने, आप देखो इसका कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर, ना ट्राइंगल ना रेक्टेंगल ना पैरेललोग्राम, कुछ भी नहीं बन रहा। तो इस केस में हम क्या करते हैं भैया, एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेते हैं, ऐसे छोटी सी स्ट्रिप। ये छोटी सी हमने स्ट्रिप काट ली। ठीक है। और इसको हमने थोड़ा शेड कर दिया। ठीक है। ठीक है। अब मुझे इसी स्ट्रिप का, आपको पता पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है, वर्क देता है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रिप है, इसमें स्ट्रिप में आप देखोगे इसकी स्ट्रिप की लंबाई क्या है, पी के बराबर है, और इसकी चौड़ाई क्या है, डीवी के बराबर है। तो इसका एरिया क्या होगा, डी ए होगा, छोटा एरिया होगा ना। और आपको पता, आप पीवी डायग्राम का एरिया निकाल रहे हो, स्ट्रिप कैसी है, पीवी डायग्राम की है ना, तो इसका एरिया क्या देगा आपको, एरिया छोटा है तो वर्क भी क्या आएगा, छोटा। वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इंटू में डीवी के बराबर आएगा। लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई कितनी है पी और चौड़ाई कितनी है डीवी। आपको टोटल वर्क निकालना है, यहां से लेके यहां तक का। टोटल वर्क के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क फ्रॉम V1 टू V2। तो इसको इंटीग्रेट करो, तो इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू
और पी डीवी यहां पर आएगा V1 और यहां पर आएगा V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसका इस्तेमाल आप 10 जगह पे करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया था कि भैया आपको पीवी डायग्राम का एरिया रखा, वहां पर आपको डेफिनेट स्ट्रक्चर मिलता था, या तो रेक्टेंगल मिलता था या ट्रायंगल मिलता था या पैलो ट्रेपेजियम मिलता था या पैलोग्राम मिलता था। उनका एरिया आप सीधा निकालो, सीधा किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम घटेगा तो कंप्रेशन वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। याद है? चलो, फिर हम आया था भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्रुव बता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्या ध्रुव बता ना, केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में तो पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ये सिस्टम है, ध्यान दीजिए। ठीक है? आपने इसमें 10 जूल हीट दी, कितनी दी? तो इस हीट का कुछ पार्ट क्या हुआ, ये हीट आपने दी है इतनी। ठीक है, तो इस हीट का कुछ पार्ट क्या हुआ, इसने एक्सपेंड हुआ। देखिए किसी सिस्टम को आप हीट दोगे ना तो उस हीट की वजह से थोड़ा बहुत एक्सपेंड करता है, यानी वर्क करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंशन यानी वर्क करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 4 जूल एनर्जी यहां पर चली गई। तो और दूसरा इसका क्या होगा, कुछ टेम्परेचर भी राइज करेगा। टेम्परेचर राइज या इंटरनल एनर्जी, दोनों मतलब होते तो अलग अलग है लेकिन दोनों एक जगह पे एक जैसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो या तो इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा, नॉर्मली मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी? 6 जूल। क्या बढ़ेगी? तो आपको पता है 10 जूल हेयर, हेयर 10 जूल जो दी थी आपने वो दो पार्ट में यूटिलाइज हुई, 4 जूल और 6 जूल। और तीसरा पार्ट नहीं है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की यही लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन यही है कि आपको, आप जो हीट दे रहे हो ना वहां पर केवल दो चीजें हो रही है, फर्स्ट लॉ कहता है। एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा वर्णन होगा। क्या यही दो चीज होती है क्या? पचासों चीज होती है लेकिन उन चीजों को हम कंसिडर नहीं करते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यही इसकी क्या है, लिमिटेशन। आप पढ़ोगे आगे तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कहेंगे भैया कि ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की गिवन हीट हमेशा दो काम में ही खर्च होगी, एक इंटरनल एनर्जी एनर्जी बढ़ाने में या टेम्परेचर बढ़ाने में, नॉर्मली कह सकते हो, जिसको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, और दूसरा वर्क डन करने में। क्या दूसरे काम नहीं होता क्या? ऐसे पचासों काम होते हैं लेकिन उनको फर्स्ट लॉ में कंसिडर नहीं किया जाता। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भैया देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने हीट दी है, ये उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ी है और ये क्या हुआ भैया, वर्क डन हुआ। अच्छा आपको बता दूं, वर्क डन आपको बताया था अभी मैंने, पीडीवी के बराबर होता है। आदत डाल लो भैया, वर्क डन किसके बराबर होता है, या नॉर्मली हम सकते हैं डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स में पी डेल्टा, यानी वॉल्यूम का चेंज होना अनिवार्य है। अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो, कोई वर्क नहीं हो रहा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। समझ के चलना, ठीक है। यही क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, याद है? अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इस चैप्टर को लेकर के कंबाइन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम उसमें से एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपका, देखिए। पहला क्वेश्चन ये सीबीएसई का एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस बाय, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए पहले देख लेना। आप लोग पता क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, पहले ही घबरा जाते हो। क्वेश्चन पढ़ोगे, एक एक स्टेप को लिखोगे ना तो आपको क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। कई बच्चों को न्यूमेरिकल लेने में बड़ी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं भैया, थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल हो गई, 100% होंगे। न्यूमेरिकल जो करते हो वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो थ्योरी पे तो बेस्ड होते हैं, उनको अरेंज करना है बस। ठीक है, तब देखिए भैया, और फिजिक्स में कह रहे थे न्यूमेरिकल तो फिर भी बहुत आसान होते हैं एज कंपेयर टू मैथ्स। और जो फिजिक्स में हार्ड होते हैं फिर तो वो हार्ड ही होते हैं भाई, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए भैया, इससे इसके बाद एक एडवांस का भी क्वेश्चन करा हुआ, तो आप देखना किस तरीके से कितनी चीजों को उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। यहीं से तो फिजिक्स हार्ड होती है क्वेश्चंस, कि वो दो तीन चीजों को इंक्लूड करके, दो तीन चैप्टर को इंक्लूड करके तब जाके वो क्वेश्चन बनता है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। खैर इसमें मैंने थोड़ा सोल्यूशन भी डाल दिया। ठीक है, चीजें आपको जल्दी से हो जाएगी। ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है भैया, जो आप स्टीम ले रहे हो उसका वॉल्यूम कितना है, 1 ग्राम है। टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री है। ध्यान दीजिए भैया, वॉल्यूम कितना है उसका, 1650। ये किसका वॉल्यूम है भैया, स्टीम का। किसका वॉल्यूम है, ठीक है।
कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको क्या निकालना है? यानी डेल्टा यू निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है। कह रहा है कि ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हुई है ना, तब आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? इंटरनल एनर्जी निकालनी है। आपको जे की वैल्यू दे रखी है, खैर उसकी आवश्यकता नहीं है। जी की वैल्यू क्या है भैया? जी, हाँ, लेटेंट हीट, इसका भी मेरे ख्याल से यूज नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू 981 सी 9.8 होता है ना, 9.8 होता है ना, वो एम के एस में होता है, ये सी जी एस में है। किस में है? और लेटेंट हीट कितनी है भैया? 450। क्या है आपको निकालना? क्या है? अब एक चीज देखिए भैया, ध्यान दीजिए। आपका देखिए भैया, मास कितना है? 1 ग्राम है। अब चाहे वो वाटर रहे, चाहे वो स्टीम रहे, उसका मास क्या रहेगा? 1 ग्राम ही रहेगा। इसको हमने लिख दिया 10⁻³ किलोग्राम। समझ गया? जब वो स्टीम बन गई तो उसका वॉल्यूम कितना था? इतना। कितना होगा? इतना 1650। ठीक है, तो हमने मास देखिए, मास दे रखा है, मास उतना ही रहेगा, चाहे स्टीम का मास देखो चाहे वाटर का मास देखो, एक ही बात है। मास कंजर्व रहता है, स्टेट चेंज हुई है बस। ठीक है, तो हमने कहा भैया मास तो आपका इतना है। ठीक है, हमारा जो मास है उतना है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा हमें निकालना? क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या निकालना है? तो भैया देखिए, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम होगा मास अपॉन में डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? इनिशियली वो क्या था? अबे पहले वो क्या था? पानी था। क्या था वो? पानी था। ठीक है, तो पानी की डेंसिटी सबको पता है क्या होती है? 10⁻³ पर मीटर क्यूब। 10⁻³ तो इनिशियल क्या होगा? ये मास कितना है भैया? 10⁻−3। और डेंसिटी क्या है? 10⁻3। तो सॉल्व करिए, 10⁻−6 मीटर क्यूब। पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम इतना था। ठीक है, अच्छा फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो फाइनल वॉल्यूम इसने दे रखा है, कितना दे रखा है? जब वो स्टीम बन गई तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? 1650 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर। तो भैया एक बात ध्यान में रखना, अगर मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है तो 1650 मैंने आपको बता रखा था, 10⁻−6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर क्यूब में। यानी जब पानी था तो उसका इतना वॉल्यूम था, और जब वो स्टीम बन गया वही चीज, तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ? इतना हो गया। 1650 गुना क्या हुआ? बढ़ गया। 1650 गुना बढ़ गया। समझ गया? अभी क्या कह रहा है भैया? ठीक है, आपको क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डी यू की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? अच्छा, यहां पर स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज करने के लिए आप किस सीट को देते हो? फोन दे दे मुझे। मुझे पता है फोन चल रहा है तेरा, इसे दे, इशू को दे दे बेटा, रख ले मेरे पास ये। ठीक है, आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अच्छा यहां पर आप क्या कर रहे हो? पानी को 100 ग्राम को 100 डिग्री पर इस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज, और टेम्परेचर जब चेंज नहीं होता, केवल स्टेट चेंज होती है, कौन सी हीट देते हो आप? कौन सी हीट देते हो बेटा? लेटेंट हीट। क्या देते हो? और लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? एम एल, मास इंटू में लेटेंट। तो भैया देखिए, यहां पर हम जानते हैं भैया कि भैया हीट क्या होगी? एल एम के बराबर होगी। एल की वैल्यू कितनी है बेटा? देखिए, एल की वैल्यू कितनी है? 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इससे पहले किलोग्राम में चेंज करो। इसमें देखिए, तो एल की वैल्यू कितनी है? 540। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे भैया? 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? ये हो गया आपका जूल। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 10⁻, देखिए ये ग्राम की यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, जिसको नहीं आता तो ये क्या, अब तो जूल हो गया। अब ठीक है, इस ग्राम के यहाँ पे, भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज यार। ठीक है, इस ग्राम के यहाँ पे क्या लिखोगे? केजी अपॉन में 1000 की पावर -1, है ना? इसकी पावर क्या आएगी? 10⁻3। ऊपर जाएगा तो -3, और ऑलरेडी माइनस पावर है तो क्या हो जाएगा? तो डी यू डी क्यू, आपने कितनी हिट दी? डी क्यू इक्वल्स टू में 540, 4.2, और 10 की पावर क्या हो जाएगा? +3 जूल पर केजी। आपका क्या आ गया? ये आपने इतनी हीट दी है। आपने इतनी हीट दी, आपने इतनी हीट दी, यहां से यहां तक वॉल्यूम चेंज हुआ,
ठीक है भैया। आपको निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। प्रेशर दे रखा है आपको, प्रेशर तो देना चाहिए ना। प्रेशर कहाँ गया, प्रेशर नहीं है, मामला खराब हो जाएगा फिर तो। पीडीवी होता ना। एक मिनट भैया, प्रेशर दे रखा हूँ शायद, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। प्रेशर कितना है, 180 पर हो रहा है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, 180 पर हो रहा है ये, ठीक है, जो भी प्रोसेस है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि गिवन हीट किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू किसके बराबर होगा, डी यू प्लस पी डी वी। डी क्यू, देखिए भाई प्लीज बोलिए मत यार, ठीक है। डी क्यू इक्वल्स टू में डी यू प्लस पी डी वी, क्या पे देखिए, पी डी वी क्या पे क्या लिखोगे, फाइनल माइनस डीवी के यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिख दोगे। ठीक है, अब डी क्यू क्या है, आपने निकाल रखी है ऑलरेडी हीट, देखो डी क्यू की वैल्यू क्या है, ये रही, है ना। अब डी क्यू ये रहा, तो यहाँ पे आएगा आपका कितना आएगा, बताना जरा मेरे को, क्या है, 540, 4.2 10 to the power 3। ठीक है, और अब एक और है यार, मास से तो मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, मास से मल्टीप्लाई करो, कितना है वो मास, कितना है, 1 ग्राम है, 10 की पावर -3। ठीक है, इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है भैया, ये वैसे ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका आएगा 4.2, यहीं तक आएगा। डी यू आपको निकालना है, प्रेशर क्या, 180, 180 बोले तो 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास, ये हो गया। और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 1650, 1650 10 की पावर -6, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 10 की पावर -6। सॉल्व कर लीजिए, आपका डी यू आ गया, आ गया, कर लोगे। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए आईआईटी में आ रखा है, आसान क्वेश्चन है भी। ठीक है, कह रहा भैया, अ मेटल ऑफ, देखिए ये 2-3 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है क्वेश्चन। अ मेटल ऑफ मास कितना है, 1 किलोग्राम, कितना है, एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1 कितना है इसका, 20 डिग्री सेल्सियस, इज हीटेड, कितना हीट देगी भैया, कितने रखी है भैया आपकी, 20,000 जूल, 20,000 जूल रखी है। ठीक है, आपको निकालना फाइंड इन, फाइंड क्या लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर, आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालो, वर्क डन डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू निकालना है, डी डब्ल्यू निकालना है, तीसरा चेंज इन डेल्टा यू निकालना है आपको, है ना। कैसे किया जाए भाई, आपको गामा वामा सब दे रखा है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए भैया, हमें अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको याद है, तो आपको मैंने एक बात बताई थी, कहाँ पे, उस वाले चैप्टर में, क्या नाम है उसका, स्पेसिफिक इधर की इसमें, हाँ ठीक है, इधर की। ठीक है, क्यूबिकल एक्सपेंशन याद है, क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या था, देखिए, तो अगर आपको याद होगा डेल्टा वी इक्वल्स टू में गा- ठीक है भैया, ये आपको पता ना, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन में डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है आपका, गामा, ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्या है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं भैया, आपको निकालना क्या क्या है, अच्छा वो जिस सब्सटेंस को हमने गर्म किया उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। ठीक है, और ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर भी निकालना आपको, है ना, स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा है।
मास दे रखा है। तो चलो पहले ये वाला पार्ट करते हैं, क्या क्या निकालना है आपको। डेल्टा वी भी नहीं पता ना आपको, डेल्टा डी निकालना है आपको। रुक जाए बोल लो, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको। आ, मास कितना है इसका, हाँ। स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला पता है, गिवन हीट इक्वल्स टू में एन सी डेल्टा टी, याद है। स्पेसिफिक हीट, या सॉरी एम सी भी डेल्टा टी भी होता था अगर आपको याद है, क्योंकि मास दे रखा है यहाँ पर। तो गिवन हीट क्या होगी, एम सी डेल्टा टी के बराबर होगी। गिवन हीट कितनी है भैया, 20,000 जूल। क्या है, मास कितना है, 1 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी रखी है भैया इसकी, मेटल की कितनी है, 400। डेल्टा टी निकल आएगा आपका, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई आपकी 20,000 डिवाइड बाय 400। सॉल्व कर लोगे, डेल्टा टी आ गया। ठीक है, आ गया डेल्टा टी। अब देखिए हमें वर्क निकालना, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है। लेकिन डेल्टा वी हमें पता ही नहीं है। डेल्टा वी आपको पता है क्या, नहीं पता। लेकिन हम जानते हैं भैया, प्रेशर दे रखा है, हाँ दे रखा है, 10 की पावर 5। अच्छा डेल्टा वी की जगह पर आपको पता है कि यहाँ पर क्यूबिकल एक्सपेंशन रखा है, क्या रखा है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इसके यहाँ पर डेल्टा वी क्या बनेगा, गामा गामा इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा डी, ये होगा। ठीक है, तो आपका डेल्टा डब्ल्यू देखिए, डेल्टा वी इक्वल्स टू में प्रेशर कितना, 10 की पावर 5। गामा कितना बेटा, 9 × 10⁻⁻⁵। इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन में डेंसिटी। क्या होता है, मास अपॉन में डेंसिटी। हमने ये वॉल्यूम के यहाँ पे मास अपॉन में डेंसिटी लिख दिया। और टेम्परेचर कितना है भैया, डेल्टा टी की वैल्यू यहां से लिख दी, डेल्टा टी आ गया, डेल्टा टी यहां से लिख दूंगा, डेल्टा टी की वैल्यू है। तो यहां पर आपको मास पता है कितना है, 1 kg। मास कितना है, 1 kg। और डेंसिटी कितनी रखी है आपको, और डेंसिटी कितनी रखी है आपको, हाँ भाई 9,000, 9,000 किलो पर मीटर क्यूब है ना। तो आपको डेल्टा टी यहां से मिल जाएगा, मास आपको 1 किलो रखा है, डेंसिटी रखी है, आप यहां से डेल्टा डब्ल्यू निकाल लोगे, निकाल लोगे भैया, निकाल लोगे। अब आपको डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, अरे भाई समझ में आ गई वाला पार्ट। अब जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारा फॉर्मूला बेस्ड है ये। कौन सा, ये वाला। तो ये पता है वर्क क्या होता है, पीडीवी के बराबर होता है। वर्क हमें निकालना है, पी प्रेशर ऐसे लिख दिया, डेल्टा वी किसके बराबर होगा, क्यूबिकल एक्सपेंशन आता है तेरे को, क्यूबिकल एक्सपेंशन चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी में था। क्या था आपका, डेल्टा वी किसके बराबर था, गामा वी डेल्टा डी के बराबर हुआ करता था। ये इनिशियल वॉल्यूम होता था। तो मैंने इसके यहाँ पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और उसके बाद वहां पर क्या दिया, वॉल्यूम के यहाँ पे क्या लिख दिया, मास अपॉन में डेंसिटी। मास दर रखा है, डेंसिटी रखी है, वहां से निकाल लेगा। समझ गया। अच्छा आपको ये निकालना है, कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, गिवन हीट इक्वल्स टू में डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आपको ये पता है 20,000 जूल है, वर्क आपने निकाल लिया ऑलरेडी यहां से। तो डी यू क्या होगा, डी यू क्या होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। हीट दे रखी है आपको 20,000 जूल, और वर्क आपका यहां से आ गया, यहां पुट कर देना, आपका डी यू आ गया, आ गया। तो भैया आईआईटी में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। समझिए इस टॉपिक का मीनिंग समझिए पहले। देखिए स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि आपको टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट देने की रिक्वायरमेंट होती है, हीट होती है, वही से हम क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस ना अलग अलग सिचुएशन में गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग एक ही गैस है, उसको अलग अलग कंडीशन में रखोगे तो उसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग अमाउंट की हीट देनी पड़ेगी।
आप एक गैस ले लो एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, और आप चाहते हो उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? तो आप देखोगे उसी गैस को अगर अलग अलग प्रोसेस करोगे तो वही 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। समझ गए? तो गैस की स्पेसिफिक हीट कोई फिक्स नहीं होती। अलग अलग सिचुएशन में गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब एक गैस को हीट किया जाता है, ठीक है, इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज विद द temperature. So the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas to the 1 degree is not. गैस को अगर आप हीट करोगे तो वहां पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर हर प्रोसेस को आप अलग अलग कंडीशन में रखो तो आप देखोगे उसी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। मैं बस साधारण भाषा में बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा इसमें गणित नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो किसी एक गैस के पास कोई यूनिक स्पेसिफिक हीट, देखिए सॉलिड के पास स्पेसिफिक हीट होती है, यूनिक स्पेसिफिक हीट। अगर आप सॉलिड का 1 ग्राम कॉपर ले लो, उसका 1 डिग्री बढ़ाओ किसी भी सिचुएशन में, तो आपको हीट देनी पड़ेगी एक ही, फिक्स रहेगी, चाहे किसी सिचुएशन कोई सी भी हो। लेकिन गैस के लिए आपको अगर 1 डिग्री बढ़ाना है और सिचुएशन क्या है, अलग अलग है, तो आपको उसी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखिए यहां पर, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक गैस के पास क्या होती है, सिंगल यूनिक स्पेसिफिक हीट नहीं होती, ठीक है। अ गैस कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, किसी भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन, जिस कंडीशन में वो परफॉर्म की जा रही है, जिस कंडीशन में वो हीट की जा रही है। ध्यान दीजिए भैया, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे मान लीजिए भैया पहली कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, फॉर्मूला जो यूज हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला ये यूज हुआ है, आपको याद है ना, स्पेसिफिक हीट, हीट इक्वल्स टू में सी एम डेल्टा टी, या हीट इक्वल्स टू में एन सी डेल्टा टी। इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते थे, इसको स्पेसिफिक हीट कहते थे, दोनों का मतलब एक ही होता था, ठीक है। जब मोल दिया होता था तो ये फॉर्मूला लगाते थे, और जब मास दिया होता था ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। और यहां पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी डेल्टा क्यू, क्या होगा, डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी अपॉन में एम डेल्टा टी। और यहां पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एन डेल्टा टी, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आप यूज कर सकते हो। बस एक ध्यान रखना, यहाँ पर मास के जब मास दिया होगा तब यूज करोगे, और यहाँ पर जब मोल दिया होगा तब आपको यूज करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, भाई प्लीज बोलिए मत। कह रहा है कि भैया गैस है जिसका मास क्या है, एम है, वो एक सिलेंडर के अंदर बंद है, ठीक है, और सिलेंडर क्या, एयर टाइट है, मतलब एयर वहां से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में कह रहा है कि गैस को सडनली, ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर में लगा है पिस्टन, क्या लगा है, और आपने पिस्टन को सडनली कंप्रेस दिया, एक्सपेंड कर दिया, सडनली क्या कर दिया, एकाएक आपने क्या किया, उस जैसे पिचकारी नहीं होती, पिचकारी का मुंह बंद करके पीछे से क्या करो, पिस्टन को एकदम से क्या करो, कंप्रेस कर दो। जैसे ही आप एकदम से करोगे, तो कोई भी प्रोसेस अगर एकदम से होता है तो वहां पर इतना टाइम ही नहीं होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का लेन देन, हीट का लेन देन किसके बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में। जब सिस्टम का ज्यादा होता है तो कहां छोड़ देता है, सराउंडिंग में, और जब सराउंडिंग का ज्यादा होता है तो कहां किसे देता है, सिस्टम को। यही दो काम होते हैं। लेकिन जब प्रोसेस आपका सडन होता है, बहुत तेज होता है, तो उसमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि भैया हीट का लेन देन हो पाए। समझ गए, समझ गए। तो जब हीट का लेन देन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो जो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा कब, जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। जब गैस का वॉल्यूम एक सडन कंप्रेस करोगे तो उस केस में गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर कम कब होगा, जब आप गैस का वॉल्यूम क्या करोगे, सडन बढ़ा दोगे। लेकिन यहां पर टाइम इतना नहीं है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का लेन देन हो पाए। तो इसीलिए ध्यान रखना कि इस केस में टेम्परेचर तो चेंज होगा, लेकिन बाहर से हीट का लेन देन नहीं हो पाता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। कमी क्या है, कमी केवल यही है भैया कि यहां पर इतना टाइम है ही नहीं।
ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है सपोज द गैस इज सडन कंप्रेस, एक कंप्रेस करते हो तो नो हीट इज सप्लाइड, यहां पर हीट की सप्लाई नहीं हो सकती। टेम्परेचर कम होगा तो बाहर से हीट आएगी, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो बाहर हीट जाएगी, लेकिन यहां पर वो हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू, यानी जो हीट लेन देन की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। और जब इसकी बात जीरो होगी तो भैया चाहे ये हो चाहे ये हो, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, होगी जीरो। ठीक है, यानी सडन प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। समझ गया? अगली कंडीशन देखिए, मैंने कहा कि भैया मैं जो हीट दे रहा हूं, ये सराउंडिंग जो हीट दे रहा है किसको, सिस्टम को, वो जितनी हीट दे रहा है उतना ही क्या कर रहा है। देखिए हीट आपको पता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हीट दी जाती है उससे दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना या इंटरनल एनर्जी बढ़ाना, या दूसरा काम क्या होता है, वर्क डन करना। अगर मैं बोलूं अस्पेसिफिक हीट कब होती है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, पॉजिटिव। जब टेम्परेचर घटेगा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, नेगेटिव। और जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो स्पेसिफिक हीट होगी इनफाइनाइट। क्या होगी, ये प्रूफ कर दूंगा मैं, अभी देखिए। मैंने कहा कि मैं बाहर सराउंडिंग जो हीट दे रहा है किसको, सिस्टम को, वो दे रहा है 10 जूल हीट। कितनी दे रहा है, और सिस्टम उस 10 जूल हीट को लेने के बाद उतना ही वर्क कर दे रहा है जितनी उसने बाहर से हीट ली है। कितनी ली है, और कितना वर्क किया उसने। तो क्या यहां पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि दिया गई हीट, सिस्टम के द्वारा ली गई हीट या दी गई हीट दो ही काम करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और वर्धन करती है। अब जो ली गई हीट है 10 जूल है, उतने से क्या हो गया, वर्क हो गया। तो क्या सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, क्या सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ। और जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट आता है तो ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट क्या होती है उस केस में, इनफाइनाइट रहती है। अब कैसे होती है देखिए भैया, आपको पता है ना, गैस इज हीटेड, गैस को हीट किया लेकिन उसको अलाउ कर दिया क्या करने के लिए, एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब वर्क डन करने के लिए, और वो उतना ही वर्क कर रहा है। देखिए सुन लीजिए, एक्सपेंशन से टेम्परेचर, अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंशन जब होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, स्टार्टिंग में बिग बैंग हुआ था तो हमारा जो यूनिवर्स था उसका साइज बहुत कम था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब बिग बैंग का टाइम बीतता गया तो क्या हुआ, गैस इसका यूनिवर्स का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता चला गया। लेकिन यानी एक्सपेंशन से टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। अब यहां पर देखिए क्या रहा है कि यहां पर मैंने जो बताया ना उसको दूसरी तरीके से बता रखा है। कह रहा है भैया कि जो हीट ली गई, उस हीट को लेने के बाद गैस क्या किया, सिस्टम एक्सपैंड हुआ। कितना एक्सपेंड हुआ, जितनी हीट ली थी उतना ही एक्सपैंड हो गया। तो क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दिमाग लगे, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा यानी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू, तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या होता है, हीट तो ले रहे हैं ना, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या होगी, इस केस में मैं यहां पे ये लिखवाता हूं कि जितनी हीट ली उतना ही क्या किया, वर्क कर लिया, यानी टेम्परेचर में चेंज क्या आया, जीरो। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी इस केस की, इनफाइनाइट। क्या होगी, इस इनफाइनाइट। इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में तो भैया हीट ही नहीं ले पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। ठीक है, जब हीट ही नहीं ले पाया तो स्पेसिफिक हीट सीधा क्या लिख दो भैया, जीरो। समझ गया? यहां पर जो आपकी लैंग्वेज में लिखा गया, बड़ी साधारण लैंग्वेज में लिखा है कि भैया जब हीट लिया सिस्टम ने, तो सिस्टम ने जितनी हीट ली और एक्सपेंड हुआ, तो एक्सपेंशन से क्या हुआ, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन हीट लेकर के जो टेम्परेचर कम हुआ था उतना ही क्या कर लिया उसने, रिकवर कर लिया। यानी टेम्परेचर में कोई चेंज, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनफाइनाइट। क्या होती है, कितनी भी हीट दो टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, यानी उस सिस्टम को इनफाइनाइट हीट देनी पड़ेगी आपको टेम्परेचर चेंज करने के लिए। समझ गए भैया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में नहीं बताइएगी आपको। आगे बढ़िए, ठीक है। 10 मिनट की और रिकॉर्डिंग मीटिंग हो गई है इसके बाद। भाई प्लीज यार, अगर फ्लो खराब हो जाएगा मजा नहीं आएगा। अब देखिए, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि तीसरे केस में, तीसरे केस में, ठीक है, आपने सिस्टम ने हीट ली, कितनी ली, 50 जूल। सराउंडिंग से कितनी हीट ली, लेकिन उसने वर्क कितना किया, 30 जूल। तो बाकी 20 जूल क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो स्पेसिफिक हीट क्या मानी जाती है, पॉजिटिव। क्या मानी जाती है, इस बार सिस्टम सराउंडिंग से ज्यादा हीट ले रहा है,
लेकिन जो वर्क कर रहा है वो ली गई हीट से क्या है, कम है। और जब वर्क कम होगा तो बाकी बची हीट कहां जाएगी, इंटरनल एनर्जी, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पॉजिटिव। तो देखिए भैया इस केस में क्या होगा भैया आपका, कि जो ध्यान दीजिए भैया, इस केस में क्या होगा कि आपके द्वारा ली गई हीट क्या है, ज्यादा है, किससे, वर्क डन से, किससे ज्यादा है। तो इस केस में अगर आपका हीट ज्यादा होगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देन FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि dq इक्वल्स टू में dw प्लस du। तो इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, du क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। अबे ये तो क्या है, ज्यादा है, ये कम है, इधर आके नेगेटिव होगा तो क्या होगा। कई बच्चों को तो ये भी नहीं आता समझ में। ठीक है, तो ये du क्या होगा, dw, ये ज्यादा है ये कम है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा देन dt भी क्या होगा, पॉजिटिव। और जब dt पॉजिटिव होता है तो आपको पता ही है भैया स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। हीट ली है, हीट लेने पर ये क्या होता है, पॉजिटिव। आपको पता है सिस्टम जब हीट लेगा तो क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मास आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, राइज हुआ है, तो भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, पॉजिटिव। यहां पर कह रहा है भैया, इसकी लैंग्वेज में बता दूं तो इसकी लैंग्वेज में कह रहा है भैया कि इस बार सिस्टम ने जो हीट ली है, हीट लेकर के जो एक्सपेंड हुआ है वो कम एक्सपेंड हुआ है जितनी हीट ली है। हीट लिया 100 जूल, लेकिन एक्सपेंशन कितना हुआ है, वर्क कितना किया, 50 जूल। तो बाकी 50 जूल कहां जाएगी, इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर को राइज करने में। टेम्परेचर राइज होगा तो यानी आपका स्पेसिफिक हीट क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आता है भैया सेकंड केस। ठीक है, इस बार जो हीट ली गई है, ध्यान दीजिए भैया इस वाले केस में, इस बार जो हीट ली गई है वो कम है, लेकिन जो वर्क है वो क्या है, मतलब मैंने 10 रुपए दिए, मम्मी ने आपको क्या किया, 10 रुपए दिए, आपकी जेब में पैसे देख लिए थे मम्मी ने, आपकी जेब में 15 रुपए पड़े हैं और 15 रुपए का सामान आना है, लेकिन मम्मी ने कितने रुपए दिए आपको, 10। कहा जाके ये चीज लेके आना। दुकान में आप खुशी खुशी गए, जब आपको पता लगा वो चीज तो 15 रुपए की है, तो आपको लॉस लगा या अकेले का फायदा हुआ। बस ये ध्यान रखना, यही हुआ है कि सिस्टम ने इस बार हीट कितनी ली सराउंडिंग से, 10 जूल, लेकिन ऊपर कितना कर लिया उसने, 15 जूल। तो कहां से आई वो एनर्जी, अपनी एनर्जी यूज की ना उसने। और जब अपनी एनर्जी कोई यूज करेगा तो उसको लॉस होगा या फायदा, लॉस, यानी टेम्परेचर उसका क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब स्पेसिफिक हीट नेगेटिव। तो देखिए भैया, देन डी क्यू इक्वल्स टू में डी डब्ल्यू प्लस, ये हो गया, इसको इधर ले आओ तो डी यू क्या होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब ये ज्यादा है, इस बार वर्क ज्यादा, ये क्या है, ये ज्यादा ये कम, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। देन स्पेसिफिक हीट क्या आएगी आपकी, सी इक्वल्स टू में डेल्टा क्यू, क्योंकि हीट ली गई है तो इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिस्टम ने हीट ली है, चाहे कम ले चाहे ज्यादा ले। तो भैया आप सिस्टम चाहे कम हीट ले चाहे ज्यादा हीट ले, बस ले, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपने, आपको पता है मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव टर्म ही होता है ये ऑलरेडी। लेकिन यहां पर जो आपका टेम्परेचर यानी यू डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा टी भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहां पर आपने नेगेटिव टर्म लिख दी, डेल्टा टी नेगेटिव, तो भैया ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। यानी एक बात ध्यान रखना कि अगर सिस्टम सराउंडिंग से कम हीट ले और वर्क ज्यादा कर ले तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके कुछ केसेस है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट के। ध्यान रखना, जब सिस्टम सडन, आप सडन कंप्रेशन करो या सडन एक्सपेंशन करो तो वहां पर हीट का लेन देन नहीं होता। जहां पे हीट का लेन देन नहीं होगा वहां पे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जीरो होती है। जब सिस्टम हीट ले और उतना ही वर्क कर ले तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। जब सिस्टम हीट ले वर्क कम करे तो भैया उस केस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन जब सिस्टम हीट कम ले और एक्सपेंशन क्या कर दे, ज्यादा कर दे, तो उस केस में टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के साथ क्या होता है, आपकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, नेगेटिव मानी जाती है। ठीक है भैया, अब आता है भैया, हमारे पास गैस की दो स्पेसिफिक हीट होती है। गैस की देखिए दो कंडीशन होती है सबसे ज्यादा जो डील की जाती है। तो गैस के पास दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है और एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। आप ध्यान दीजिए दोनों में अंतर क्या होगा। पहले केस में अंतर होगा कि आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, अब प्रेशर कांस्टेंट करके अगर आप सिस्टम को हीट देते हो तो वो हीट लेकर के सिस्टम दो चीजें करता है, एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा वर्क डन करेगा, मतलब खुद को एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आप गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो
केवल प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हो, बाकी सब क्या है, वेरिएबल है। तो उस केस में दी गई हीट से दो काम होंगे, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा दूसरा सिस्टम क्या करेगा भैया आपका, एक्सपेंड करेगा। और दूसरी स्पेसिफिक हीट होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है, इसमें आपने सिस्टम के वॉल्यूम को क्या कर दिया है, कांस्टेंट, यानी सिस्टम एक्सपेंड, और जिस सब सिस्टम एक्सपेंड नहीं करेगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, क्योंकि वर्क डन होता क्या है, पीडीवी होता है। क्या होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो वर्क क्या होगा, जीरो। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करके आप सिस्टम को हीट देते हो तो वहां पर हीट वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड नहीं करेगा। वहां पर जो हीट है वो क्या करेगी, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बड़ी जल्दी से राइज कर जाएगा। तो एक केस आता है, ध्यान रखना, कि आपने क्या किया, आपके पास, मैं एक एग्जांपल देके चलता हूं। एक माँ के दो बच्चे हैं, ठीक है, एक माँ के दो बच्चे हैं, दोनों का खाना सेम अमाउंट में भरता है, सेम अमाउंट में उनके पेट में जाएगा तो उनका पेट भर जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया एक बच्चे में, ए बच्चे में कमी है कि वो खाना खाता भी है और थोड़ा गिराता भी है, बी बच्चा केवल खाना खाता है, गिराता नहीं है। बताओ माँ को खाना, दोनों का पेट भरना है, किसको ज्यादा खाना देना पड़ेगा, ए का या बी को, ए को, सबको पता है भैया। अब गैस, ए गैस है जिसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बी गैस है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। दोनों को हीट देनी है, दोनों का टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी सेम अमाउंट में बढ़ानी है, तो आपको किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, आप चाहते हो कि दोनों का सेम टेम्परेचर राइज हो या सेम इंटरनल एनर्जी बढ़े, तो आपको किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, वॉल्यूम वाले को कम हीट देनी पड़ेगी पगले, क्योंकि जो प्रेशर वाला रहेगा वो दो दो काम करेगा। आपको पता है हीट जो दी जाती है, फर्स्ट लो कहता है उससे दो काम होते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, दूसरा वर्क डन होता है। जिसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, तो जब हम उसको हीट देंगे तो वो उस हीट को लेकर के दो चीज करेगा, एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा। अब आप चाहते हो कि इसकी इंटरनल एनर्जी पहले वाले बी वाले जितनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए, देखिए, जिसका आप प्रेशर कांस्टेंट करके चल रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट करके चल रहे हो, जिसका आप प्रेशर कांस्टेंट करके चल रहे हो, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि दी गई हीट से दो काम होंगे, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, वर्डन होगा। और अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके चल रहे हो तो दी गई हीट से केवल एक ही काम होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है इस केस में, जीरो होती है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क नहीं हो सकता। तो आप चाहते हो कि इस केस की भी इंटरनल एनर्जी डी यू रहे और इस केस की भी डी यू रहे, तो किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी पगले, प्रेशर वाले को ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हीट रहेगी ये इसके पास इस हिस्से में भी जाएगी और इस हिस्से में भी जाएगी, और इसकी जो हीट है वो केवल इसी हिस्से में जाएगा। खुद सोचो ना, एक दादा के दो लड़के थे और उन दोनों लड़कों के एक के दो संतान थी, एक के एक संतान थी, तो बताओ किन बच्चों के हिस्से में ज्यादा पैसा आएगा, जिसके एक बच्चा है ना। वही तो कह रहा हूं कि इसके क्या है, ये दोनों, ये अपने बाप की दो संतान है, एक संतान ये रही, एक संतान ये रही, इसकी दो संतान है और इसकी एक ही संतान है, तो किसके किससे में ज्यादा प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है भैया। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से राइज करेगा। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करके हीट दोगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बड़ी जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि वहां से केवल क्या हो रहा है, केवल टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, वर्डन नहीं हो रहा। लेकिन इस केस में जब आप हीट दोगे तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर या एनर्जी स्लो बढ़ेगी, क्योंकि इस केस में दी गई हीट यहां पर भी तो यूज होगी, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना, गैस के पास अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टॉपिक आता है वो है कि भैया गैस के पास दो बहुत स्पेशल स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर वाले केस में दी गई हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और वर्क भी करती है, और वॉल्यूम वाले में केवल क्या करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, वर्क डन क्या करती है, नहीं करती। अब देखिए, ठीक है, टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, हमारे पास दो प्रिंसिपल है। पहला क्या भैया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या, देखिए, इस पहले केस में जब आप वन, ठीक है, वन वैन गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट करके करोगे तो दी गई हीट क्या करेगी, केवल अंशुमन
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करके ही आप हीट दे रहे हो तो वहां पर हीट क्या करेगी, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी या टेम्परेचर बढ़ाएगी। लेकिन यदि आप जब गैस को हीट करते हो कांस्टेंट प्रेशर से, तो वहां पर दोनों चीज होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और साथ साथ में, तो किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, प्रेशर वाले में। तो ये ध्यान में मोलर, देखिए मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस केस में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट। अब यहां पर मैंने एक डिफाइन करने के लिए आ गया कि डिफाइन 1 मोल, आपको मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करना है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करके आपको किसी भी गैस का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है, तो उस केस में आप जो हीट दोगे उसे क्या कहेंगे भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा देखिए, कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो भैया, हीट दे रहे हो, कितना राइज करना है, किसका राइज करना है, 1 मोल का, कितना, ठीक है भैया। तो लेकिन यहां पर आपको 1 मोल का 1 डिग्री राइज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, दो दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है और दूसरा काम क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, केवल एक काम हो रहा है, केवल क्या बढ़ रही है, तो यहां पर कम हीट में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और इस केस में ज्यादा हीट में टेम्परेचर राइज करेगा 1 डिग्री। समझ गया, यहां पर इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिख दूं कि यहां पर वर्क वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो डी यू क्या होगा, डी वी क्या होगा, जीरो, तो डी डब्ल्यू भी क्या होगा, जीरो। तो इस केस में दी गई हीट क्या करेगी, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, ठीक है, ये दोगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम का प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, यानी वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वॉल्यूम वेरिएबल है, यानी डीवी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, डीवी की वैल्यू, तो वर्क डन भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। देन दी गई हीट से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, साथ साथ में क्या होगा, वर्क डन भी होगा। अरे खत्म हो गया यार भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, भैया की क्लास नहीं, मुझे पता है, मैथ्स की क्लास नहीं है, मैं जानता हूँ। हाँ 12 बजे है, रुक जा भाई, तो काम तो ये भी तो काम हो रहा है, मैं कौन सा खाली बैठा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट हो जाएगा भाई प्लीज। वॉल्यूम और ये क्या है भैया, प्रेशर, कौन सी हीट ज्यादा रहेगी, डी यू, यहां पर भी डी यू देना है, यहां पर भी डी यू राइज करना है और यहां पर भी डी यू राइज करना है, लेकिन इस केस में आपने हीट कितनी दी है, ये, और इस केस में आपने कितनी हीट दी है, ये कौन सी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, डी क्यू पी इज ग्रेटर देन डी क्यू वी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, एन सी पी डेल्टा टी, और इसको क्या लिख सकता हूं, एन सी वी डेल्टा टी। ये और ये क्या होगा भैया, कैंसिल हो गया, इसलिए सीपी क्या होगा, सीवी से ज्यादा होता है। अगर आप नॉर्मली लिखना चाहते हो तो सीपी केस में दी गई हीट दो दो काम करती है, एक तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगी और दूसरा वर्धन भी करेगी। सीवी वाले केस में केवल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगी, दूसरा काम नहीं करेगी, तो इस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सीपी वाले केस में जहां पर एक्स्ट्रा काम हो रहा है। समझ गया, लास्ट है, खत्म होगा। देखो भैया, मुझे भी पता है यार कि आप बैठे बैठे सुनते सुनते थक जाते हो, लेकिन ये भी तो दोगे ना, सामने वाला बोल रहा है। चलो, अब आ रहा है भैया मेयर फॉर्मूला, बहुत खासम खास टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी है, ये वाला आपको ध्यान रखना, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, जब भी पीछे बताया, बता भैया, तू बता फ्रेंड्स, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी क्यों, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एक और काम होगा, वहां पर वर्क भी डन होगा। लेकिन सीवी वाले केस में अगर आप हीट दे रहे हो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो वहां पर दूसरा काम नहीं होगा, केवल क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। तो वहां पर क्या होगा, सीवी वाले केस में कम हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए, और सीपी वाले केस में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। यहीं पे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, द गैस एक्सपेंड, इट डज वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो उसकी जो हीट होती है वो दो जगह से खर्च होती है। पहला क्या, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा पार्ट क्या होता है भैया, वर्क डन करने में। सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर एडिशनल हीट, एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहां पर दूसरा काम भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप
गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हो तो उस केस में आपको केवल क्या करना पड़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, केवल टेम्परेचर ही बढ़ता है। ठीक है, वर्डन नहीं होता, इसलिए इस केस में क्या होता है, ज्यादा हीट तो आपका सीपी सीवी से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो मैंने पहले भी करा दिया। ठीक है, अब है लास्ट है मेयर फॉर्मूला। मेयर फॉर्मूला कहते हैं, मैं बहुत शॉर्टकट में कराऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी भाई, देख लो। मेयर फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन, इन बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसे मेयर फॉर्मूला कहते हैं और रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पहले केस में प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, केस फर्स्ट। अब जैसे ही मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया और हीट सप्लाई की, तो हीट क्या होगी, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और दूसरा क्या करेगी, वर्डन करेगी। अच्छा, वर्डन की वैल्यू क्या होती है, पी डीवी के बराबर होती है ना। अच्छा, ये किसके बराबर होगी डीक्यू की वैल्यू, एन सीपी डीटी। मोलर स्पेसिफिक यूज कर रहा हूं, आप नॉर्मली मास एम एम सीपी डीटी भी कर सकते हो उसको, लेकिन मैंने मान लिया एन मोल है गैस का। कितना मोल है, एन मोल है गैस का, ध्यान दीजिएगा भैया। तो अब देखिए क्या होगा, इसकी यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन सीपी डीटी। इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, कितनी बढ़ाई है मैंने, डी यू कितनी बढ़ाई है, और वर्क कितना हुआ है, पीडीवी करा। आपको पता है भैया पीवी कोल्स में क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर मान लीजिए आप पी कांस्टेंट, प्रेशर क्या है भैया, कांस्टेंट है, किसमें चेंज होगा, केवल प्रेशर कांस्टेंट है, उसमें चेंज तो नहीं आएगा। किसमें चेंज आएगा, वॉल्यूम के अंदर। वो किसके बराबर होगा, एन आर डी के। अब देखिए एन आर तो कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। और वॉल्यूम का चेंज अगर नेगेटिव आएगा तो टेम्परेचर का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब वॉल्यूम में चेंज की वजह से किसमें चेंज आता है, टेम्परेचर में। सो इस वाली इक्वेशन को क्या लिखूंगा, एन सीपीडीटी बराबर में डी यू ऐसी रहने दीजिए, पी की जगह पे क्या लिखूंगा, एन आर डी टी। सी डी यू की वैल्यू क्या निकाल दी, एन सीपी डी टी माइनस एन आर डी टी। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमने प्रेशर कांस्टेंट करके दिया है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट। केस सेकंड, हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर क्या होता है, डीवी क्या आता है, जीरो। और जब वॉल्यूम का चेंज जीरो आता है तो वर्डन क्या होता है, जीरो होता है। तो इस केस में देन जो हीट दोगे वो क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट का रखा है, वो किसके बराबर रहेगी, डी यू के बराबर रहेगी, डी डब्ल्यू हो गई नहीं। आपको इंटरनल जो इस केस में कर रखी है वही इस केस में भी करनी है। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, एन गैस का मोल उतना ही रहेगा, सीवी डी और ये क्या हुआ, डी यू के बराबर, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है डी यू की वैल्यू जो यहां पर इतनी आई है वो यहां पर रखूंगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या है ये भैया, यहां पर डी यू की वैल्यू कितनी रखी है, एन सीवी डी टी, और यहां पर डी यू की वैल्यू कितनी रखी है, बताना मेरे को। ठीक है, एन सीपी डी टी माइनस एन आर डी टी बराबर में एन एन सीवी डी टी। हो गया, अब इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या होगा, एन सीपी डी टी माइनस एन सीवी डी टी बराबर में क्या हुआ, एन आर डी टी। एन डी टी कॉमन ले लिया मैंने, सीपी माइनस एन आर डी टी, ये और ये क्या हुआ, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर। इसे कहते हैं भैया मेरा फॉर्मूला इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है भैया, इतना कराया था मैंने, इसके बहुत सारे केस है जो कल की क्लास में होंगे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं कल की क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।